सर, हम बात बैंकों पे कर रहे हैं और बैंकिंग फ़ंड को लेकर के भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज दिन में जब हम कार्यक्रम कर रहे थे तो बहुत लोगों के सवाल आए कि जो इस समय मौजूदा स्थिति बनी हुई है, ख़ास तौर से सीमा के ऊपर बॉर्डर पे हम देख रहे हैं तनाव है। एलओसी की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया गया, भारतीय सेना उसका रिटेलिएट कर रही है। ऐसे में क्या डिफेंस फंड जो है, डिफेंस स्टॉक्स पे क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? हमारे एक दर्शक का सवाल था कि अगर डिफेंस स्टॉक्स में पैसे लगाने हो तो कोई एक शेयर को चुने या फिर हम जो है इंडेक्स फंड के ज़रिए भी पैसे लगा सकते हैं। डिफेंस शेयरों की तेज़ी का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। एक टिप्पणी आपकी इस पर भी जानना चाहेंगे, अभी की मौजूदा हालात को देखते हुए जो तनाव बढ़ता हुआ और ओवरऑल दुनिया में जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि अब भारतीय कंपनियां काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर रही हैं। आपकी टिप्पणी उसको लेकर के क्या होगी? तो देखिए विपुल जी, अगर हम फिलहाल एक करंट सिचुएशन की बात करें, जो एलओसी पे जो टेंशन है उसकी वजह से क्या डिफेंस के स्टॉक्स बढ़ेंगे? जी नहीं, वैसा नहीं होता। अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें, जो कंपनियां डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है उसका डायरेक्टली कोई एलओसी पे ना कोई इवेंट हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं होता। जो डिफेंस फोर्सेस की परचेस होती है, वो प्रोटोटाइप्स बनते हैं, उसके अप्रूवल्स होते हैं, उनका परचेज सैंक्शन होता है, फिर वो इंडक्ट किए जाते हैं। तो ये बहुत लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पे फायरिंग चल रही तो अचानक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उठा के वो डिफेंस कंपनी से लेके चले जाएंगे, वैसा नहीं होता। जी। आर्मी के पास जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनके पास जो इक्विपमेंट चाहिए रहती है, जो मटेरियल्स चाहिए होते हैं, वो उनके पास पहले से रहते हैं। अब आते हैं जो डिफेंस कंपनीज की वैल्यूएशन पे और उनका फ्यूचर पे। तो यस, आपने सही कहा कि इंडिया में जो मेक इन इंडिया का फोकस है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू डिफेंस का जो मैन्युफैक्चरिंग का एम्फोसिस है कि भाई इंडिया में हमें बनाना चाहिए, हम्म। वो सरकार का फोकस बहुत क्लियर है। जी। उसकी उसका आप देखेंगे बहुत इनोवेशन और बहुत प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। जो हम पहले इंपोर्ट करते थे वो बहुत सारी चीजें हम खुद बनाने लगे हैं अभी। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बराबर में आप इसे तुलना करिए कि इसको वक्त लगता है टर्न अराउंड के लिए। आप जिसे सोचते हैं उसके अगले दिन से नहीं होता। ये प्रोजेक्ट्स जैसे कोई 10 या 15 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उतना टाइम लगता है। R&D में, प्रोडक्ट को अप्रूव होने में, प्रोडक्ट को इंडक्ट होने में बहुत टाइम लगता है। तो आपको इसमें सिर्फ ये देखना नहीं कि बहुत सारे तनाव चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसराइल हमास का चल रहा है, तो इसका मतलब नहीं कि हम डिफेंस के स्टॉक्स लेना चालू कर दें। वैसा नहीं होता है। दूसरी बात, जी। आप इसको वैल्यूएशन, जो इस सेक्टर की वैल्यूएशन है, वो ये मानी जाती है कि काफी एक्सपेंसिव है आज की तारीख में। तो आपको बहुत सोच समझ के इसमें एक्सपोजर लेना होगा कि अच्छी कंपनी है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन क्या ये फ्यूचर के जो प्रोस्पेक्ट्स है वो करंट प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि नहीं है। अब इसमें इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप डिफेंस सेक्टर फंड लें, तो उसमें डिफेंस इंडेक्स फंड भी है और डिफेंस फंड भी है जो एक्टिवली मैनेज किया जाता है। अब एक ऑप्शन ये है। दूसरा है कि अगर आप एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड लेते हैं, उसमें भी एक फंड मैनेजर के पास चॉइस होती है कि अगर कोई बहुत अच्छी डिफेंस की कंपनी है, सही वैल्यूएशन पे मिल रही है, तो वो उसे अपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। तो क्यों ना, ये मेरा मानना ये है कि क्योंकि हमें वैल्यूएशन के मैट्रिक्स पता नहीं है कि कब ये सही वैल्यूएशन होगी, कब नहीं होगी, तो पूरा इंडेक्स में या डिफेंस सेक्टर फंड में डालना शायद थोड़ा रिस्की हो जाए। यही चीज लास्ट ईयर भी हुई थी, बिल्कुल। जब बहुत एक्साइटमेंट था डिफेंस को लेके, बजट में एलोकेशन किए गए थे। तो आप देखेंगे डिफेंस फंड्स नेगेटिव में है उसके बाद। तो इन्वेस्टर के लिए क्या जरूरी है, अगर आप इसकी वैल्यूएशन समझते हैं, आप इसकी एंट्री एग्जिट पॉइंट समझते हैं, तो आप इन्वेस्ट करें। नहीं तो एक डाइवर्सिफाइड फंड मैनेजर को ये ऑप्शन दीजिए कि वो सिलेक्टिवली जो अच्छी कंपनीज है उनको पिकअप करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक सर, ये सवाल इसलिए भी था क्योंकि मेरा सवाल इसलिए था सर, क्योंकि कई बार बाजार के अंदर सेंटिमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्ले करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। वो सेंटिमेंट के चलते हम देखते हैं लिक्विडिटी आती है तो शेयर चलते हैं। पिछली बार भी हमने देखा था जब लगातार डिफेंस शेयरों में तेज़ी हुई, लगातार लोग कह रहे थे महंगे हो रहे हैं, महंगे हो रहे हैं, लेकिन चूँकि फंड का फ्लो और लोगों का लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो शेयर लगातार नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई दिए। अब काफ़ी हद तक वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिला है। दोबारा जो है रिकमेंडेशंस तमाम ब्रोकरेज हाउसेस के आने लगी हैं और लोगों का भी इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए इस प्रश्न को मैंने पूछा आपसे। अगला प्रश्न सर बैंकों को लेकर के करें उससे पहले कुछ एक दर्शक की टिप्पणियाँ भी आपके लिए आ रही हैं। वो आपसे जुड़ करके कुछ एक सवाल करना चाह रहे हैं। जैसे संदीप भारद्वाज जी हैं, संजीव भारद्वाज जी कह रहे हैं कि डियर सर, लमसम अमाउंट कर रहा हूँ 5 म्यूचुअल फंड्स में। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप इन्होंने ले रखा है, 1 लाख रुपए लगा रहे हैं।
मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले रखा है जिसमें इन्होंने एक मुश्त 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं। इसके अलावा कोटक का मल्टी कैप फंड ले रखा है जिसमें 50,000 रुपये लगाए हुए हैं। ICICI प्रूडेंशियल का वैल्यू डिस्कवरी फंड है जिसमें 20,000 रुपये लगाए हैं और HDFC फोकस 30 में 80,000 रुपये लगाए हुए हैं। क्या इनका पोर्टफोलियो सही है और ये लमसम की स्ट्रेटजी जो इनकी है उसको आप कैसे क्या कहेंगे कि ये सही रणनीति है या फिर SIP ही बेस्ट तरीका होता है? नहीं, देखिए, पहली बात तो विपुल जी, अगर 3.5 लाख रुपए जो इन्होंने इन्वेस्ट किया है वो इन्होंने जिस स्कीम्स में लिया है, एक फ्लेक्सी कैप है, लार्ज एंड मिड कैप है, इनके पास वैल्यू डिस्कवरी कॉन्ट्रा फंड हो गया और एक फोकस फंड हो गया। आई थिंक सारी स्कीम्स जो इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ले रखी है वो अच्छी हैं, तो इन्हें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। अब ये सवाल जो उठता है कि क्या लमसम के रूप में इन्वेस्ट करना चाहिए या SIP के रूप में करना चाहिए। जी तो देखिए, SIP पॉपुलर क्यों हुई थी? 2 कारणों से हुई है। एक है कि हर लोगों को जो पैसे अगर हर महीने आते हैं तो एक डिसिप्लिन मैनर में वो हर महीने इन्वेस्ट हो जाते हैं। तो पहले तो ये कन्वीनियंस के रूप में शुरू हुआ था कि भाई मुझे अगर पैसे ही सैलरी के रूप में हर महीने आ रहे हैं तो मैं वही हर महीने इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक मोड में जा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना। तो ये मेरे धीरे धीरे करके पैसे इकट्ठे हो रहे हैं। सो रिकरिंग डिपॉजिट का एक मेथोडोलॉजी यूज करके SIP इंट्रोड्यूस हुई थी। दूसरा एडवांटेज क्या हुआ इसका? ऑटोमेटिक एडवांटेज ये हो गया कि मार्केट फ्लक्चुएट करते रहता है, मार्केट ऊपर नीचे हर महीने करता है, हर दिन करता है रादर। तो एक इन्वेस्टर को ये नहीं पता होता कि कब वो एंटर करे और कब एग्जिट करे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होते जाता है। तो आपने मार्केट के हर लेवल पे एंट्री की, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपने खरीदा, नीचे जा रहा है तो खरीदा, तो लॉन्ग टर्म में 10-15 साल में बहुत अच्छा एवरेजिंग हो जाता है। तो आपकी लॉस होने की जो गुंजाइश है वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो इन 2 कारणों से SIP बहुत पॉपुलर है। अब लमसम की बात करते हैं। जी अगर मान लीजिए कोई इंसान लमसम मार्केट की वॉलेटिलिटी डाइजेस्ट कर सकता है, तो मान लीजिए आज हम बैठे 25 अप्रैल में हम 2025, आपको अगर ऐसा व्यू दिखता है कि 10 साल बाद हम अगर 25 अप्रैल 2035 को ये चीज बात करें तो मार्केट कहां होगा, तो हम ये डेफिनेटली मानते हैं कि 10 साल आगे अगर इंडियन इकोनॉमी प्रोग्रेस करती है तो हमारा मार्केट जो आज है वो उससे आपको ऊपर ही मिलेगा। तो अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मार्केट यहां से 10 साल बाद मुझे ऊपर में मिलने वाला है और मेरा टाइम होराइजन 10 साल का है, तो क्यों ना मैं लमसम अभी लगा दूं और इस दौरान इन 10 सालों में मार्केट हो सकता है नीचे भी गिरेगा, ऊपर जाएगा, वापस नीचे गिरेगा, मेरा जो 3.5 लाख रुपए इन्वेस्टेड है वो लॉस में भी कभी दिख सकता है, लेकिन एंड की जर्नी मुझे पता है कि 10 साल बाद मार्केट जो आज का लेवल है उससे ऊपर होने वाला है। अगर वो कॉन्फिडेंस मेरे पास है, अगर मुझे ये वॉलेटिलिटी 10 साल की जो इंटरिम वॉलेटिलिटी है, अगर मैं वॉलेटिलिटी को हैंडल करने की क्षमता रखता हूं तो मैं लमसम भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। लमसम इन्वेस्ट करने का फायदा ये होता है कि अगर मार्केट यहां से चढ़ना चालू करता है तो आपका जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो तुरंत चालू हो जाता है। SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग पहले होती है, फिर 3 साल 5 साल बाद जब एक कॉर्पस इकट्ठा करते हैं तब एक्चुअल सेंस में आपका कंपाउंडिंग चालू होता है। क्योंकि आप छोटी छोटी रकम जमा करें तो जब तक वो बड़ी रकम बनेगी नहीं, आपको रियल सेंस में कंपाउंडिंग का फायदा मिलने वाला है नहीं। इन रुपी टर्म्स बता रहा हूं। तो दोनों के फायदे नुकसान दोनों है। एक इंडिविजुअल जहां कंफर्टेबल होता है उस तरह से उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप मार्केट की वोलेटिलिटी से घबराते हैं, कंफर्टेबल नहीं है, तो SIP का रास्ता लीजिए। आपको ऐसा ही आपके पास लमसम है फिर भी आप छोटी छोटी रकम करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो STP का जरिया यूज करिए, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। और अगर आपके पास हाई रिस्क पोटेंशियल है, आप मार्केट की वोलेटिलिटी को समझते हैं और उसे टॉलरेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक सर।